गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 AM करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सौरभ पांडे। एन अकेडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं। देखो, IAS एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हो तो आपको एग्रीकल्चर या फिर आप जिसे कह सकते हो ऑप्शनल आपको कंप्लीट करना होता है, और जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर आपके होते हैं। प्रीलिम्स स्पेसिफिक थोड़ी बहुत तैयारी होती है, और प्रीलिम्स में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो आपके मेंस में भी काम आते हैं अलग अलग पेपर्स में। सो पूरी आप IAS की तैयारी अन अकेडमी से जोड़कर कर सकते हैं। आई एम टेकिंग एग्रीकल्चर ऑप्शनल एंड करंट अफेयर्स। इसके अलावा इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर्स दूसरे जो सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाते हैं, बैच कोर्सेज भी हैं। करना क्या है, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। आप कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, GS और ऑप्शनल का कंबाइंड, और एक प्लान तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अगर आप 2022, 23, 21 की तैयारी कर रहे हैं, ये कोड जरूर से इस्तेमाल करें। SPLIV कोड इस्तेमाल करेंगे, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, दूसरे सभी कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे। अन अकेडमी के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लासेस आपकी होती हैं, इन स्पेशल क्लासेस को करने के लिए भी जब भी आपसे कोई कोड पूछे, कोड आपको ये डालना है SPLIVE। शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुची मशरूम। ये टॉपिक आपका आया है, न्यूज़ अभी हाल फिलहाल में काफ़ी था। सो आफ्टर सैफ्रॉन, जम्मू एंड कश्मीर सीक्स GI टैग फॉर गुची मशरूम्स। जम्मू एंड कश्मीर सीक्स GI टैग फॉर गुची मशरूम। तो ये मशरूम्स काफ़ी न्यूज़ में हैं। तो रिसेंटली गेट GI टैग्स, इसे GI टैग्स रिसेंटली मिला है। वर्ल्ड का कॉस्टलीस्ट फूड आइटम है, बहुत महंगा फूड आइटम है। दैट ग्रो वाइल्ड एंड इज कलेक्टेड मैनुअली, हाथों से इसे कलेक्ट किया जाता है, और ये इट इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया। अब देखो, इस मशरूम के बारे में इसे रिसेंटली GI टैग दिया गया है। ख़ास तौर से जम्मू एंड कश्मीर इसके लिए डिमांड भी कर रहा था, और उसको GI टैग मिल गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है कि ये जो ग्रो होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट पे। देखो, टेम्परेट जो रीजन होता है, जैसे अगर आप अर्थ को देखोगे तो बीच में आपका इक्वेटर है, ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके बियॉन्ड का जो इलाका है सब ट्रॉपिकल, और थोड़ा जो ठंडा इलाका है वो आपका टेम्परेट इलाका होता है। तो टेम्परेट इलाके में जो टेम्परेचर है वो कंपेरेटिवली लोअर होता है। ट्रॉपिकल इलाके में जो टेम्परेचर है कंपेरेटिवली हायर होती है। तो ये जो मशरूम है, इसके ग्रोथ के लिए इसे टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए, और इसलिए जो थोड़ा हायर इलाके हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, वहाँ पे ये ग्रो करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, इट इज़ फाउंड इन टेम्परेट फॉरेस्ट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इस मशरूम के बारे में कि ये इसको साइंटिफिकली बोला जाता है मॉर्चेला एस्क्यूलेंटा। ये आपको याद रखना है, मॉर्चेला एस्क्यूलेंटा। तो ये एक पॉइंट GI टैग अगर एक बार मिल जाता है तो इससे, क्योंकि GI टैग उसी प्रोडक्ट को मिलता है जो जिसका एक स्पेसिफिक जो क्वालिटी है, किसी रीजन से रिलेटेड है, किसी एरिया से वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी डिराइव कर रहा है, तो उसको GI टैग आपका दिया जाता है। तो GI टैग मिला है, वर्ल्ड का कॉस्टलीस्ट फूड है, और ये टेम्परेट फॉरेस्ट एरिया में आपका ग्रो करता है। तो ये कुछ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिसेंटली आपकी ये महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में भी थी। फर्स्ट बर्ड फेस्ट एट महानंदा सेंचुरी, यहाँ पे बर्ड फेस्ट भी सेलिब्रेट किया गया था महानंदा सेंचुरी में। फ्रॉम Feb 20 से ये सेलिब्रेट आपका किया जाएगा, इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो आपको पता होना चाहिए कि महानंदा सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, इसके बेसिक जोग्राफिकल जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। सो ये पहला पॉइंट लिखा है कि टिस्टा और ब्रह्मपुत्र रिवर, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक लेवल पे देखोगे, अगर आप देखोगे कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, और फिर आसाम से होते हुए, और फिर नीचे जा रही है, और टिस्टा जो सिक्किम से आते हुए फिर असम, फिर आगे तक जाती है, तो इनके इतनी बड़ी सेंचुरी इनके बीच में नहीं हो सकती, बीच में और भी कई रिवर्स हैं। तो और दूसरा आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये भी आइडिया होना चाहिए कि महानंदा नाम से खुद से एक अलग से रिवर है, ठीक है, महानंदा रिवर जिसे हम ये कहते हैं। तो ये जो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टिस्टा और महानंदा रिवर के बीच में है, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये वेस्ट बंगाल में है। इसे स्टेटस ऑफ सेंचुरी मेनली दिया गया था इंडियन बाइसन और रॉयल बंगाल टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भी ध्यान रखना, जो बाइसन है उसके प्रोटेक्शन और जो टाइगर है उसके प्रोटेक्शन के लिए।
इसे अभी फ़िलहाल देखा जाए तो इसे इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी डेजिग्नेट किया गया है, क्योंकि बहुत सी जो स्पीसीज़ हैं बर्ड की वो यहाँ पाई जाती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी दो स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। आंसर आपका होगा 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत हैं, इनके ऊपर है ये। सो इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज़ आई है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू बी पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड। तो ये जो है रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होने जा रही हैं। सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन इंडिया बिगेस्ट सेरेमोनियल इवेंट ऑफ जनवरी 26। तो देखो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, और वहाँ पे जैसे अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ लिख रहे हैं तो आपको कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए, वहाँ पे आप इनको कोट कर सकते हो, मतलब मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो। वैसे प्रीलिम्स एस्पेक्ट में भी आपको ध्यान में रहने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर से पूछे जाते हैं। सो वो पहली वुमेन पायलट हैं जो इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, इंडियाज़ बिगेस्ट सेरेमोनियल इवेंट का वो हिस्सा बनेगी, मतलब फाइटर पायलट के रूप में। सी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स में। लास्ट ईयर उन्हें अशोक चक्र दिया गया था, उन्हें अशोक चक्र नहीं दिया गया था, उन्हें दिया गया था नारी शक्ति पुरस्कार, ऑनरेबल इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा ये दिया गया था, और जो अवार्ड का नाम था नारी शक्ति पुरस्कार, ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, आंसर आपका होगा 1 और 2। देखो क्वेश्चंस फॉर्मेट में जब चीज़ों को आप देखना शुरू करते हो तो किस टॉपिक से क्या प्रश्न बनता है वो आइडिया लग जाता है। जैसे अगर आप इस टॉपिक को देखोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, नाम याद कर लोगे, भावना कांत जो हैं कोई हैं उसके बारे में। अब जब आप इसके बारे में क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको आइडिया लगता है कि हाँ कई स्टेटमेंट्स मुझे पता होना चाहिए, और एक टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है। 3, 4, 5 पॉइंट्स अगर आपके पास किसी टॉपिक के लिए है प्रीलिम्स के लिए, तो आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, ये एक श्योरिटी होती है। और एम भी इस सीरीज़ का यही है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हो तो यूपीएससी में थोड़ा सा क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। आई होप आप सभी लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं, और मैंने भी एक सीरीज़ भी आप लोग के लिए स्टार्ट किया है कि 1-1 मिनट में छोटी छोटी चीज़ें, कभी माउंट सिमेरू कभी माउंट मेरापी, कभी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता रहूँ, जिससे कि वो भी आपके माइंड में चलती रहें। कभी ना कभी अगर पूछ लिया गया ऐसे जो यूनिक टॉपिक्स होते हैं तो आप आंसर कर सके। तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दायोस एजेंडा समिट। दायोस एजेंडा समिट के बारे में है, तो ये क्वेश्चन का जो सोर्स है, ये अगर आप देखोगे republicworld.com में, पीएम मोदी जी जिनपिंग टू पार्टिसिपेट इन 5-day वर्चुअल दायोस एजेंडा समिट 2021 में इंडिया चाइना के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो मतलब जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। दायोस इज़ द इनफॉर्मल नेम ऑफ एनुअल 4-day कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय IMF इन दायोस क्लस्टर स्विट्जरलैंड। तो एक चीज़ याद रखो, इनफॉर्मल, ये शब्द याद रखो। दूसरा यहाँ लिखा IMF, तो ये IMF नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, एक जैसे दायोस जो है एक इनफॉर्मल है, मतलब ऐसा है जैसे UN की बहुत सारी समिट्स होती हैं जो कि फॉर्मल समिट के रूप में होती है, तो ये दायोस इज द इनफॉर्मल नेम है, जो कि 4-day कॉन्फ्रेंस आपकी होती है, हेल्ड किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, स्विट्जरलैंड में आपकी होती है। इस बार की थीम है क्रूशियल ईयर टू रिबिल्ड ट्रस्ट। द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एम इज़, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एम क्या है, पॉलिटिकल बिजनेस। जितने भी बड़े बड़े हर एरिया के जो लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और ग्लोबल लेवल का जो एजेंडा है उसको सेट करते हैं, डिसाइड करते हैं। हर एक फील्ड से पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल लीडर्स भी इसमें आपके पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहले आपको याद रखना। ये दायोस एजेंडा समिट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा है, थीम आपकी क्रूशियल ईयर टू रिबिल्ड ट्रस्ट ये है। तो यहाँ पे जब आपका आंसर है, द आंसर of this question is D, ठीक है, 2 और 3। Consider the following statement about Sikh for Justice. It is a US based ये आपका US based secessionist group है that supports the secession of Punjab from India as Khalistan, founded by lawyer Sukhdev Singh Panun. It was banned by India in 2019 as an unlawful association. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पे भी हाल फिलहाल अभी न्यूज़ आई थी, आज ही इंडियन एक्सप्रेस में भी आई है। सिख फॉर जस्टिस एंड वाई हैज़ NIA समन्ड मैनी इन अ केस अगेंस्ट इट।
अभी फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी न्यूज़ में भी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पे यूएस बेस्ड सेसेशनिस्ट ग्रुप है, मतलब ये अलग करना चाहता है, मतलब पंजाब को इंडिया से अलग करना चाहता है खालिस्तान के रूप में, इसलिए ये आपका न्यूज़ में भी है। और ये लॉयर सुखदेव सिंह है ना, सुखदेव पनून जो है, तो ये आपके इसका नाम है गुरपतवंत सिंह पनून, ठीक है, ये नाम पूरा है गुरपतवंत सिंह पनून। ये इंडिया में बैन किया गया था 2019 में एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन। तो करेक्ट अगर आप देखोगे तो ये आंसर है आपका आएगा 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चांगे 5 मिशन। तो ये अगर आप द हिंदू पेपर भी देखोगे तो ये चाइना रिट्रीव्ड लूनर सैंपल्स वे लेस देन टारगेटेड। सो यहाँ पे चांगे 5 मिशन भी इम्पॉर्टेंट मिशन है, और इस मिशन के तहत चाइना भी कोशिश कर रहा है कि उसके जो एम्बिशन है टुवर्ड्स मार्स वो रीच कर सके। फिलहाल मून से रिलेटेड मिशन है, और ये मून से इसने सैंपल कलेक्ट करके वो अभी अर्थ में लेकर भी आया। तो एक रोबोटिक मिशन है ऑफ चाइनीज़ लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। चाइना का जो लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, मतलब मून को एक्सप्लोर करना, सैंपल कलेक्ट करना, उस सैंपल को स्टडी करके सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन, मून का इवोल्यूशन, उसके बारे में जानकारी हासिल होगी। स्पेस क्राफ्ट वॉज नेम्ड आफ्टर चाइनीज़ एक्सप्लोरर चांगे। तो चाइनीज़ जो एक्सप्लोरर थे चांगे, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है। सो यहाँ पे ये चाइनीज़ एक्सप्लोरर नहीं है, ये चाइना के गॉड है। मतलब जैसे हम लोग कई सारे ऐसे गॉड पर बिलीव करते हैं, इसी तरह के चाइना का जो मून गॉडेस है वो चेंगे नाम से है, ठीक है, उनके नाम पे रखा गया है। तो ये गलत हो जाता है। लैंडेड नियर अ मैसिव माउंटेन कॉल्ड मॉन्स रूमकर सिचुएटेड इन द ओशियनस प्रोकिलैरम, ओशियन ऑफ स्टॉर्म। तो इसकी जो लैंडिंग है वो इस जगह पे हुई है, नियर मॉन्स रूमकर, जो कि है ना एक मैसिव माउंटेन है, बड़ा सा माउंटेन है। तो आपको बस इनका नाम भी याद रखना है कि ओशिनस प्रोकिलरम मून पे लोकेटेड है, एक बड़ा माउंटेन है जिसका नाम मॉन्स रूमकर है, जो मून पे लोकेटेड, वहीं पास में ही इसने लैंड किया था और वहीं से फिर इसने सैंपल कलेक्ट किया था। तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, आंसर आपका 1 और 3 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैरिंगोट्रैकियल स्टेनोसिस, ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन दैट ऑकर व्हेन अ लैरिंक्स ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स narrows, which can affect the voice and obstruct the airway. It can be congenital or developed due to injury. The vocal cord creates sounds and prevent food and other particles from entering the respiratory tract. तो ये साइंस डेली की एक न्यूज़ है, अगर आप देखोगे ब्रीथिंग ईजियर विथ अ बेटर ट्रकियल स्टेंट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रयास किए जाते हैं। जैसे ये जो लार्निक्स होती है, जो वॉइस बॉक्स होता है, जैसे अगर आप खाना खाते हो तो एक आपका फूड पाइप होता है और एक ये लार्निक्स होता है, और ये जब आप कुछ बोलते हो तो आपका उसको मतलब फूड वहाँ पे एंटर ना करे। तो ये वॉइस बॉक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है ना, ये एक लार्निक्स जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है। एपिग्लॉटिस भी एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। जब लार्निक्स नैरोस विच कैन अफेक्ट द वॉइस एंड ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवेज, जब ये लार्निक्स आपकी नैरो डाउन हो जाएगा और वॉइस बोलने में भी दिक्कत होगी, और जो एयर का मूवमेंट है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। सो ये कॉन्जेनिटल है, मतलब बर्थ के समय से ये देखने को मिलती है बीमारी, laryngotracheal stenosis. The vocal cord creates sounds and prevent food and other particles from entering the respiratory tract. तो अगर आप बात भी करो, अगर आप if you talk about these vocal cords है ना, ये folds, ये क्या करते हैं कि जो फूड है वो फूड को विंड पाइप से जाने से रोकते हैं। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि जो फूड है, कई बार आप जब कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, तो खांसी बहुत तेज़ी से आ जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब फूड आपका विंड पाइप में चला गया या कुछ ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर हो गया, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए लार्निक्स के फंक्शनिंग पर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएगी तो ये बीमारी आपको, मतलब ये जो डिजीज़ है वो देखने को मिल सकती है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिरकैडियन रिदम। They are 24-hour cycles that are part of body's internal clocks running in the background to carry out essential functions and process. They have been widely observed in humans. All biological clocks are circadian.
तो इस पर भी नेचर कम्युनिकेशन में स्टडी आपकी पब्लिश हुई थी, ठीक है। इसमें आपको इनकरेक्ट बताने की बात की गई है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्काडियन रिदम। देखो अभी हाल में ये नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश की गई थी। और बायोलॉजिकल और सर्काडियन क्लॉक controlled by many factors including CRY1. A new study analyzed human cancer data saw that CRY1 increased in late stage prostate cancer. है ना, तो ये स्टडी आपकी सामने आई है that the circadian factors are altering the way that cancer cell रिपेयर DNA। तो सर्काडियन जो रिदम है, जो मतलब आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, ये सारी चीज़, ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है। अगर वो बायोलॉजिकल क्लॉक प्रॉपर फंक्शनिंग करती है तो इससे कई डिजीज़ इंक्लूडिंग कैंसर से भी मतलब जो रिकवरी है वो और फास्ट हो सकती है। मतलब जो सेल्स है उनका फंक्शनिंग और बेटर आपका होता है। तो दे आर 24 आवर साइकिल्स है जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक का पार्ट है ना। कोई भी जो बॉडी के एसेंशियल फंक्शंस हैं उसी सर्काडियन रिदम में ही करते हैं। मतलब सर्काडियन रिदम मतलब बायोलॉजिकल जो क्लॉक है। दे हैव बीन वाइडली ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमंस, है ना। दे हैव बीन वाइडली ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन। ऑल बायोलॉजिकल क्लॉक्स आर सर्काडियन। तो यहाँ पे दे हैव बीन वाइडली ऑब्जर्व नॉट जस्ट इन ह्यूमंस बट ऑल्सो प्लांट्स में भी देखने को मिला है, एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, फंजाई में भी देखने को मिलता है। मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे आपको देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है इट हेल्प्स रेगुलेटिंग द टाइमिंग ऑफ बहुत सारे जो हमारे बॉडी के फंक्शंस है उसको वो करने में। सर्काडियन रिदम इज एन इफेक्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल क्लॉक बट नॉट ऑल बायोलॉजिकल क्लॉक आर सर्काडियन, ठीक है। तो जो सर्काडियन रिदम है ये बेसिकली इट इज़ एन अफेक्ट ऑफ जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसका वो अफेक्ट है। लेकिन सारे बायोलॉजिकल क्लॉक आपके सर्काडियन नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है। जैसे प्लांट्स जो है दे कैन एडजस्ट टू चेंजिंग सीजन यूजिंग अ बायोलॉजिकल क्लॉक विद टाइमिंग दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 24 आवर साइकिल। तो जैसे अगर सीजन चेंज होता है या आउटर टेम्परेचर चेंज होता है तो प्लांट्स अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स है इट विल बी इक्वलेंट टू द सर्काडियन। ऑल्दो वी इन जनरल से सर्काडियन जो रिदम है वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक से ही शेप होती है, जो आपकी इंटरनल क्लॉक है। बट समटाइम्स कई बार जो बायोलॉजिकल क्लॉक है दे कैन एडजस्ट इटसेल्फ बियॉन्ड द सर्काडियन रिदम। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। तो यहाँ पे इनकरेक्ट आपसे पूछा तो ये लास्ट के 2 स्टेटमेंट गलत है। सो द आंसर इज 2 and 3। सो आज के लिए इतना है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।